गुड मॉर्निंग बेटा। मैं अजय कुमार प्रजापति आपके लिए एक टॉपिक लाया हूँ, गणितीय आगमन सिद्धांत, कक्षा 11 का। अगर अच्छा लगे तो शेयर लाइक जरूर करिएगा। ठीक है बेटा, देखिए टॉपिक आप क्या है। टॉपिक है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आपका टॉपिक क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है बेटा, जरा देखिए इसको हम गणितीय आगमन सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है गणितीय आगमन सिद्धांत। ठीक है, इंटर 11th के बच्चे इसे बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, इंट्रोडक्शन में इसका परिचय क्या है। जैसे परिचय में, इंट्रोडक्शन में आप अच्छी तरह से समझिएगा क्या है ये। मैं आपको ये बता दूं, जैसे हम लोग कहते हैं अगर इकट्ठा कई सारी ईंटें हैं, मान लीजिए एक ईंटें ये है, एक ईंटें इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर एक ईंटें और है, इसके ऊपर एक ईंटें और है। ठीक है ना। अगर इसको तिरछा कर दिया जाए, जरा ध्यान से देखिए, तिरछा कर दिया जाए, मान लीजिए किसी ऊपर की ऊंचाई से गिराते हैं इसको, ठीक है ना। तो अगर ये गिरती है तो इसके बाद ये भी गिरेगी, ये भी गिरेगी। क्या ये एक सिद्धांत है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई किसी से रिलेशन लगाता है तो उसके रिलेशन से ये क्या होता है, एक आगमन, मतलब आगे सोचने की प्रवृत्ति को लागू करता है। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं, जैसे अगर ये कह दे, जैसे कि इसका एक उदाहरण मैं बता रहा हूं। क्या है उदाहरण? एक वर्ग है, एक वर्ग है। पहले तो आप ये जानिए कि एक वर्ग है, हम जानते हैं। तो एक वर्ग में हम ये भी जानते हैं चारों भुजाएं समान होती हैं। ये इससे रिलेटिव है ना, मतलब ये तो सत्य है। अगर ये चारों वर्ग क्या होता है कि ये सत्य है, मतलब एक वर्ग है, तो वर्ग में दूसरा सत्य क्या है? अगर वर्ग है तो चारों भुजाएं सत्य है, मतलब चारों भुजाएं समान है तो सत्य है। फिर हमें इसको प्रदर्शित करना है। अगर हम जानते हैं क्या क्या अगर आपकी एक भुजा दे रखी हो, क्या दे रखी हो? एक भुजा। हम कह सकते हैं कि वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, या तो हम क्या लिख सकते हैं, भुजा का वर्ग, है कि नहीं। मतलब ये किससे रिलेटिव है? क्षेत्रफल से, वर्ग के क्षेत्रफल से। तो ये चीज किससे सिद्ध हो सकती है? जब वर्ग होगा और वर्ग की भुजा प्राप्त होगी, है ना। मतलब इसमें कुछ कंडीशन आते हैं, मतलब कुछ चरण होते हैं। क्या होते हैं? चरण। और इसी चरण को हम क्या कहते हैं? आप ये याद रखिएगा, इसी चरण को हम Pn से प्रदर्शित करते हैं। हम कह सकते हैं Pn चरण जो है इन सभी पदों का कथन है। क्या है बेटा? कथन है, स्टेटमेंट। आप यहां पर लिख लीजिएगा, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्लियर है? कथन क्या है आपका? ये स्टेटमेंट है कि कोई एक वर्ग है, उसमें अगर वर्ग है तो चारों भुजाएं समान होंगी, प्रत्येक को 90 अंश भी हो सकता है। अब इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या? भुजा स्क्वायर, हम जानते हैं, जबकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं। तो ये क्या? एक कथन है, एक स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट में कई चरण बन सकते हैं। जैसे एक ईंट इस तरह 4 ईंट रखी हुई है, तो एक ईंट अगर ये गिरती है तो इसके पीछे पीछे ये सारे ईंटें गिर जाएंगे। तो क्या इसमें एक स्टेटमेंट बन रहा है ना। उसी प्रकार हम एक और लेते हैं उदाहरण। एक ही उदाहरण आप समझिए, एक उदाहरण और भी हम ले सकते हैं। क्या? एक लड़का
रहीम है। एक लड़का रहीम है, लड़कों के समूह में रहीम है, मतलब लड़कों के समूह में रहीम है। ये इसी से बना ना, ठीक है। पहले तो एक लड़का रहीम है और वो लड़कों के समूह में है, तो क्या होगा, लड़कों के समूह में रहीम होगा। फिर क्या, अगर लड़का है रहीम, तो ये जो दोनों डाउट है, कथन है, क्या है बेटा, कथन। तो इन दोनों कथनों से ये लड़का है रहीम, ये क्या होता है, सत्य होता है ना, सत्य होता है। हम इस तरह कह सकते हैं कि बहुत सिंपल चीजें हैं, इनको समझना। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि आगे इसे कैसे समझा जा सकता है। तो देखिए बेटा, गणितीय आगम सिद्धांत में जो 3 चरण होते हैं, कौन कौन से, इस सवालों को सॉल्व करने के लिए, जैसे 3 चरण में मैंने बताया ना, उसी प्रकार माना कि किसी प्राकृतिक संख्या n, कोई प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर n होगा, जिसके लिए कोई कथन Pn, मतलब कोई फलन भी दिया होगा जिसको हम Pn मान सकते हैं, इसलिए हम Pn दिया गया है। तब यह कथन Pn प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए सत्य होगा जब जो फलन है आपका, जो संबंध है आपका, चाहे वो किसी भी पद में दिया हो, तो उसको Pn मानते हैं हम। क्या मानते हैं, Pn। जब Pn वाली वैल्यू n इक्वल टू 1 लेते हैं, तो उसके पद समान आते हैं, दोनों पक्ष समान हो जाते हैं, ठीक है, या उसकी वैल्यू सत्य होती है। मतलब क्या, दोनों चरणों के लिए जब बराबर होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, n इक्वल टू 1 के लिए सत्य होगी, ठीक है ना। तो जब ये तो सिंपल चीज हो गया। नंबर 2, दूसरा चरण में क्या करना है, अगर Pn के लिए n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है, तो n की जगह अगर k लेते हैं, क्या ले लेते हैं, n की जगह k, मतलब n इक्वल टू k के लिए, तो यहाँ जो आपके Pn की वैल्यू होगी वो Pk के लिए भी सत्य होगी, क्योंकि Pn की वैल्यू सत्य हमने इसमें चरण 1 में सिद्ध किया। इसी प्रकार अगर n बराबर k ले लेंगे तो Pk के लिए भी हमारे क्या होगा, वैल्यू जो होगी वो सत्य होगी। अब एक चीज और, अगर ये जो चरण 2 है, इसमें n इक्वल टू k के लिए क्या है, जो आपका कथन है, स्टेटमेंट है Pn के लिए, वह सत्य है, होता है। अर्थात यदि Pn n इक्वल टू k के लिए सत्य है, तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। ये है आपका तीसरा चरण। इन्हीं तीनों चरणों में आपको सवाल को सॉल्व करना है। मैं सवाल आपको दे रहा हूं, आप अच्छी तरह इसको देखिए। देखिए बेटा क्वेश्चन, गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि प्राकृतिक संख्या n के लिए 2 + 4 मतलब 2 + 4 + 6 प्लस डैश 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 प्लस 2n इक्वल टू n ब्रैकेट में n + 1 के लिए सिद्ध करना है। तो हम मान लेते हैं, हल कर रहे हैं हम, ये क्या है आपका क्वेश्चन है, हल क्या करेंगे, इस प्रकार के सवाल आपको मिलेंगे तो आप करेंगे क्या, माना जो आपका ये स्टेटमेंट है Pn के बराबर है, किसके बराबर है, Pn के, ठीक है ना। तो 2 + 4 + 6 प्लस डैश 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 प्लस 2n इक्वल टू n + 1, ठीक है ना। आपको पहला जो स्टेटमेंट था, मतलब पहला जो चरण था, उसमें हम क्या लेते थे, हम लेते थे n इक्वल टू 1 लेने पर आपके दोनों पक्ष क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तब तो सत्य है, नहीं तो सत्य नहीं है। ये क्या दिखाई दे रहा है, सम संख्याओं का n पदों तक का क्या योगफल है कि नहीं। तो हम यही चीज आपको यहाँ सत्य करने की चेष्टा कर रहे हैं। n इक्वल टू क्या, 1 के लिए, अगर n बराबर 1 लेने पर इसका देखते हैं सत्य है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या है लास्ट में, 2n गुणे 1 बराबर, यहाँ n की जगह क्या लेना हमें, 1 1 + 1, n की जगह 1 हो गया, 2 एकम 2 इक्वल टू 2 और 1 और 1 2, 2 एकम 2, अतः दोनों पक्ष बराबर है ना। तो हम लिख सकते हैं, अतः क्या Pn कथन में n इक्वल टू 1 के लिए क्या है, सत्य है। क्लियर हो गया।
अब हम यहाँ पे पहला चरण कंप्लीट हो गया। दूसरे चरण में क्या करते हैं, हमने आपको बताया था फर्स्ट चरण में आपको n इक्वल टू क्या लेना था 1। सेकंड चरण में क्या करना है, सेकंड चरण में आपको n की जगह k लेना है, आपको बताया गया था। तो आपका फलन जो आपका कथन है p k हो जाएगा। क्या हो जाएगा कथन स्टेटमेंट जो आपका है संख्याओं का, वो क्या होगा p k इक्वल टू 2 + 4 + 6 + डैश 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 प्लस 2k इक्वल टू k प्लस 1 है कि नहीं। इसका स्वरूप उपरोक्त समीकरण के स्वरूप के जैसा ही है। तो उपरोक्त समीकरण सत्य है तो दूसरा भी समीकरण क्या होगा, सत्य होगा ना। हम लिख सकते हैं उपरोक्त कथन Pn सत्य है, इसलिए n इक्वल टू k के लिए p के कथन भी सत्य होगा। ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया। अब हम कौन सा चरण लेंगे, चरण थर्ड। कौन सा बेटा चरण लेंगे, चरण थर्ड लेंगे आप, ठीक है ना। तो थर्ड चरण में आपको क्या करना है, कुछ नहीं, वेरी सिंपल। आपको n की जगह क्या लिखना है k प्लस 1 लेने पर, आप n की जगह k लेने पर आपने यहाँ पे ये लिया, अब यहाँ पर ये लेंगे, क्या लेंगे k प्लस 1, किस में रखेंगे, कथन में। आपका कथन क्या यही है ना, तो रख दीजिए भाई p k प्लस 1, मतलब n की जगह ये रखना है। तो यहाँ पे 2 + 4 + 6 प्लस डैश प्लस 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा k प्लस 1, क्लियर है ना, क्या हो जाएगा k प्लस 1 इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें उसी में रखना है, n की जगह क्या हो जाएगा k प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 1। ठीक है बेटा, ये होने के बाद अब हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ से 2 + 4 + 6 प्लस डैश, इससे बैक आइए, जैसे 6 से पहले 2 है ना, 2 कम है कि नहीं, तो इससे बैक आइए। क्या करेंगे, बैक आना है हमको, पीछे आना है। क्या करना है भाई, पीछे आना है। तो इससे पीछे क्या होगा 2k प्लस, ये कैसे आया, जैसे यहाँ इसकी गुणा इसे करेंगे 2k आएगा, इसकी गुणा करेंगे 2 आएगा, मतलब 2k, ठीक है ना। इसकी गुणा करोगे तो 2k प्लस 2 आएगा, मतलब अंदर इसकी गुणा करोगे ये आएगा, इससे पहले यह संख्या आएगी, ठीक है ना। फिर इक्वल टू क्या k प्लस 1 और k प्लस 1 और 1 2, ठीक है। अब हम देखिए जरा लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भाई, 2 + 4 + 6 प्लस डैश प्लस 2k, इसको ब्रैकेट में करिए और यहाँ प्लस में 2k प्लस 2, क्लियर है ना। लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया, राइट के बराबर प्रूफ करना है, किसके बराबर प्रूफ करना है, राइट के बराबर प्रूफ करना है, ओके। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, ये जब कंप्लीट हो जाता है तो ये वैल्यू समीकरण हमें कहां से मिल रही है, यहां से देखिए 1 से, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, k ब्रैकेट में k प्लस 1 के, तो ये इसी के बराबर दिखाई दे रही है। समीकरण 1 से ऊपर जो समीकरण 1 अभी हमने मान लिया है, इसी के बराबर ये पूरा जो पद है यहाँ से आता है, ये किसके बराबर है, तो वो रख देंगे हम k प्लस 1, ठीक है ना। और इसको ले लेंगे, जैसे यहाँ पे आपका जो भी पद है, अब 2 जैसे ये बच रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन था तो हम 2 कॉमन ही ले लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, k प्लस 1, क्लियर है। अब इन दोनों में जरा इसमें और इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें है k प्लस 1 कॉमन है, तो ये निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा k प्लस 2, ठीक है ना, ये बचेगा। और ये देखिए आपके राइट हैंड साइड के बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है ना, लेफ्ट राइट के बराबर हो गया, अतः यह कथन भी सत्य है, प्रूफ हो गया आपका, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सवाल जो है इस टॉपिक में है, आप लगाइएगा, नहीं आएगा तो आपको इससे और वीडियो मिलेगी, ओके। ठीक है बेटा, बाय।